केंद्र सरकार के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर सरकार भी अपना रिपोर्ट कार्ड डाल रही है और मीडिया भी सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहा है कि 2 साल में सरकार ने कैसा काम किया। हमने इस कवरेज को नाम दिया है 2 साल क्या हाल। तो हैशटैग 2 साल क्या हाल के साथ आप अपनी राय ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी। स्वागत है सुरेश प्रभु आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले तो क्योंकि मैं टीवी में काम करता हूं तो मैं टीवी पर जब देखता हूं रेल की कोई भी कवरेज चल रही होती है, बजट से लेके किसी भी तरह की, तो उसमें क्या लिखा जाता है, यात्रियों की सुनो प्रभु, रेल को बचा लो प्रभु। तो आपको सुरेश जी कह के बात करूं या प्रभु जी कह के बात करूं? सुरेश जी ठीक है, जी की भी जरूरत नहीं, सुरेश कहेंगे तो भी ठीक है। क्योंकि ज्यादातर यात्रियों को अब ऐसा लगने लगा है कि सुरेश प्रभु आ गए तो वाकई प्रभु आ गए। अब सुनवाई हो रही है कम से कम। अब कोई आदमी यात्रा करता है ट्रेन में तो उसको ये लगता है कि अब मैं सीधे रेल मंत्री से बात कर सकता हूं, मुझे इधर उधर कहीं अपना समय गंवाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, एक तो मैं मानता हूं जब रेल में कोई भी आदमी सफर करता है या रेल के साथ में जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, काम करता होगा, सफर करता होगा या एक कस्टमर के नाते हमारे रेल के साथ में वो जुड़ा होगा, ये सभी लोगों की समस्या को दूर करना मैं मानता हूं हमारा कर्तव्य बनता है। ये नहीं है कि हम उसके लिए कुछ एहसान कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है और आने वाले सब आदमी को हम ठीक तरह से उनकी अपेक्षा के अनुसार काम करें, हमारी बहुत ही बड़ी प्राथमिकता है। ये बात है कि बहुत सालों से हमने देखा है कि हम लोग ये नहीं समझते थे, नहीं चाहते थे कि हम लोग आपको सेवा दे रहे हैं, बहुत हो गया, वो कैसे है उसके बारे में पूछना आपका हक नहीं है। ये बात मैंने पहले भी देखी थी, जब मैं ऊर्जा मंत्री था तो मैंने कहा था कि बिजली देना एक बात है, लेकिन साथ ही में उसकी क्वालिटी भी अच्छी होना, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उस समय जब रेगुलेटरी नेटवर्क हमने बनाया था, हम उनको भी ये कहते थे। पानी के लिए भी जब मैं देख रहा तो मैं यही मेरी हमेशा बातचीत रही। जब केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री था तो भी मैंने कहा कि दवा लोगों को कम कीमत में तो मिलनी चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए, बोगस दवा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई यकायक बनी हुई बात नहीं है। एक मैं मानता हूं हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं, कुर्सी से भी लोगों की जो अपेक्षा होती है उसको पूरा करना, उससे आगे जाना। अपेक्षा को पूरा करना एक बात है, लेकिन उससे आगे जाना, इसमें 2 चुनौतियां होती है। एक चुनौती तो ये होती है कि आपको यदि इस व्यवस्था को ठीक करना है, जो बड़ी मात्रा में बहुत सालों से लगातार उसके ऊपर ध्यान न देने के कारण बिगड़ी हुई है, तो उसमें समय लगता है। क्योंकि व्यवस्था ठीक करेंगे तो व्यवस्था ठीक करने में समय भी लगेगा, तो लोग कहेंगे वो तो ठीक है, अभी क्या बताइए, क्योंकि आप तो 24 घंटे चैनल चलाएंगे। तो दूसरी बात, ये करने के नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में समस्या और खड़ी होगी। इसके लिए उसमें ध्यान देना ही चाहिए। उसकी मैंने शुरुआत की है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सिग्नलिंग व्यवस्था, सेफ्टी की व्यवस्था, सभी चीजों के ऊपर। लेकिन साथ में यह भी जरूरी है, जो आपने सवाल पूछा, कि आप किस तरह से लोगों की समस्याओं को आज हल कर सकते हैं उसी समय, ये बहुत जरूरी है। पहले तो यह व्यवस्था नहीं थी। आपका कुछ शिकायत है तो वो कंप्लेंट रजिस्टर में लिख दीजिए, स्टेशन मास्टर बुक देगा, बड़ी कृपा हुई, आपने लिख दिया, कभी कोई पढ़ेगा पता नहीं। हमने कहा इस तरह की समस्या बाद में हल करने से क्या फायदा, आप अभी समस्या का सामना करें तो उसको फौरन उसको साथ जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए हमने अलग अलग व्यवस्थाएं की। पिछले बजट में मैंने कहा था कि हमने एक पोर्टल भी बनाया, इसके ऊपर आपकी जो अलग अलग कंप्लेंट्स आते हैं उसके ऊपर आती है। लेटर आता है, पहले लेटर को, आम आदमी के लेटर को शायद इस तरह से जवाब देता था, मालूम नहीं। मैंने यहाँ पे एक नियम बनाया कि सभी खत के ऊपर कुछ न कुछ, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक्शन लेनी चाहिए। तीसरी ईमेल आती है, फोन आते हैं, हर फोन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले मैंने शुरू किया, फोन की रिकॉर्ड होना ही चाहिए। और इसी तरह से सोशल मीडिया, जो आज लोगों के हाथ में आया हुआ एक नया हथियार है, तो उसके साथ से भी हम जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने शुरुआत की। मुझे कहने की खुशी है कि देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी लेकिन शिकायत का कोई जवाब नहीं। अभी कुछ शिकायत ऐसी भी होती है कि आप नई लाइन बना दीजिए, उसमें ज्यादा नहीं लगेंगे, सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो मेरे हाथ में नहीं है कि एक ट्वीट के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट को मैं सैंक्शन दूं। कुछ लोग कहते हैं अभी ठहराव करा दीजिए, बहुत दिन से ठहराव नहीं हो रहा है। ऐसी भी बात नहीं है कि वो ट्विटर के ऊपर उसको ठहराव किया जा सकता है परमानेंट बेसिस के ऊपर। कुछ ऐसी समस्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमने ठहराव भी किया है कि लोगों को ट्रेन से उतरने के लिए, ट्रेन में आने के लिए, ये भी हम करते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्या, मैं आपको वादे से, दावे से कह सकता हूं, उसके ऊपर सिस्टमैटिकली काम किया जाता है। उसकी शुरुआत तो ऐसे हुई, मैं खुद करता था।
रात को 2, 3, 4 बजे तक यही काम करता था। तो मेरी पत्नी ने कहा आप लोगों की शिकायत तो ठीक करें, लेकिन मेरी एक शिकायत है कि आप सोते नहीं हैं। तो कुछ दिन के बाद शायद आप कहाँ रहेंगे, तो इसलिए मैंने एक व्यवस्था बनाई। आज हर जनरल मैनेजर, हर डीआरएम के पास हैंडल होना चाहिए, अनिवार्य बना दिया है। हमारे रेल बोर्ड में भी एक छोटी सी सेल बना दी है, वो 24 घंटे उस पे ऊपर काम करती है। और उसी तरह से मैं चाहता हूं कि एक नया ऐप हम अभी बना रहे हैं। वो ऐप ऐसा रहेगा कि 2 ऐप रहेंगे। एक ऐप में रिजर्वेशन रिलेटेड जो भी इश्यू है, कैंसिलेशन, रिजर्वेशन, आपने देखा होगा अभी कैंसिलेशन भी हमने इतना आसान कर दिया कि आपने शायद विंडो में जाके खिड़की से तले आपने लिया होगा टिकट, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए मोबाइल पे कर सकते हैं। एक अलग अलग व्यवस्था बन रही है। उसी तरह से 2 ऐप बनेंगे। एक ऐप जो भी शिकायत, जो भी आपके कुछ सुझाव है उसके बारे में रहेगी, और दूसरी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी है, करने टिकट बुक करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, और जो समस्या खड़ी होती है रिफंड के लिए, सभी के साथ। तो ये भी हम कर रहे हैं। तो मतलब यह है कि सेवा देना यह हमारा कर्तव्य है। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, आपने कहा कस्टमर है यात्री हमारा। सरकारी विभागों में खासतौर पे ये शब्द बड़ा मिसिंग रहता है, कस्टमर वाली फीलिंग आती नहीं है। तो वो संस्कार आप कैसे बदलेंगे कि इतना बड़ा जो रेलवे का तंत्र है उसमें हर आदमी सुरेश प्रभु की तरह ही सोचे और उसी तरह से बर्ताव करे? देखिए 2 चीजें, एक तो निजी तौर पे मैं कहता हूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो सबसे दलित आदमी है, जो सबसे आदमी ऐसा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे आदमी की सेवा करना मैं मानता हूं ये हमारा अहम कर्तव्य है। और मैं तो ये कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी हमारी जिम्मेदारी हो, तो हम सेवा की तरफ से उसको देखते हैं। तो ये तो एक बात है। लेकिन सरकारी यंत्रणा भी लोकाभिमुख होनी चाहिए। यदि लोग ये नहीं समझते हैं, लोगों ये नहीं एहसास करते हैं कि ये सरकार मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रही है, मैं मानता हूं इससे बड़ा और कोई दूसरी गुनाह नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों के और हमारे बीच में का रिश्ता जो दुआ है वो यदि टूट जाता है तो मानता हूं हमारे जो जनतंत्र है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तो मुझे मानता है ये हमारी बिल्कुल अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिस बात हम करते हैं गवर्नेंस को अच्छा ठीक करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी के ऊपर पूरी तरह से काम करते हैं। गवर्नेंस को ठीक करने के लिए सबसे यदि कोई बुनियादी कदम आपको उठाना है तो यह होगा कि लोग और आप, इसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने काम की शुरुआत की। मैं समझता हूं ये जरूरी भी है, उसका एक लाभ भी होता है। मैं जैसे आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले मेरे एक आदमी ने मुझे ट्वीट किया कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने एक नई सेवा शुरू की कि आप एसएमएस कीजिए, आपकी कोच ठीक हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो उसने एसएमएस किया तो उसने बोला 4 घंटे में 3 या 4 टाइम आदमी आके साफ सुथरा करके गया। तो उसने इसके लिए उसने बधाई दी। लेकिन मजाक देखिए कैसे लोगों की अभी फीलिंग चेंज हो गई है। दूसरे आदमी ने उसी को कहा, ये आपको ठीक नहीं लगता है कि 4 घंटे में 4 टाइम सफाई करनी पड़े? यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ही सफर करते हैं, 4 घंटे में इतनी गंदगी क्यों हुई? तो ये देखिए एक नया एहसास कि सिर्फ लोगों को, सरकार को ठोकना नहीं है, उनके खिलाफ बोलना नहीं है, लेकिन हम भी इसमें जिम्मेदार है। एक नया एहसास लोगों को इसलिए हो रहा है कि लोग भी ये सोच के चलते हैं कि सरकार और हम एक ही है। और ये भावना जब तक हम ज्यादा बढ़ाते नहीं है तब तक मैं मानता हूं जनतंत्र को आगे लाने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी, जो प्रधानमंत्री हम काम करें, उसीलिए वो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। 2 साल में कितना इस गैप को कम कर पाए आपको लगता है? कितने %? 10%, 20%, 50% सुधार हुआ? आपको क्या लगता है कि 2 साल में आपके और यात्री के बीच में या कस्टमर के बीच में गैप जो था वो कितना फिल कर लिया? मैं मानता हूं बहुत ही कम हुआ है। अभी उस परसेंटेज की तरफ से कहना शायद गलत, लेकिन मैं समझता हूं आज ये हमारी पूरी जिम्मेदारी। अभी मैंने नई शुरुआत की आज से, कि आज से 1 हफ्ते के लिए हर दिन हमारे सीनियर ऑफिसर जाके लोगों को मिलेंगे। पिछले साल में मैंने पखवाड़ा किया था 15 दिन का, 26 मई से लेकर 4 जून तक 15 दिन लगातार हमारे अधिकारी कॉमन आम आदमी के साथ जुड़कर उन्हीं के साथ सफर करके ऑर्डिनरी क्लास में उनको मिल रहे थे। उसका भी एक एहसास हुआ कि लोगों को भी पता चला कि लोग क्या चाहते। देखिए हम लोग हमारे कमरे में बैठकर हम समझते कि मैंने बहुत कुछ अच्छा काम किया, उससे कोई मतलब नहीं बनता। आप आम आदमी जो सफर कर रहे हैं, वो उनकी जो कठिनाई है उनके साथ आप जुड़ जाइए। तो ये भी हमने काम की शुरुआत की। तो मैं मानता हूं आज तो बड़ी मात्रा में लोगों के और हमारे बीच में का एक जो फासला था वो बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं और भी काम करना है। देखिए मैं तो एक बात को समझता हूं कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना आपको एहसास होता है कि और कितना दूर जाना है। आप काम ही नहीं करेंगे तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं। अब मैं यहीं पे बैठा हूं और मेरे को पता ही नहीं कि समुद्र कितना दूर है।
मैं जब नजदीक जाने की कोशिश करता हूं तो पता चलता है और भी चलना है, और भी चलना है, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए है, जब हम चलने की शुरुआत करते हैं तो पता चलता है मंजिल कितनी दूर है, और मंजिल जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, और मैं मानता हूं ऐसा मंजिल हासिल करने का मतलब ही नहीं होता है। हम जितने वेलफेयर स्टेट समूह बन गया, वर्ल्ड में कुछ देशों में है, लेकिन उस देशों भी ये समझते कि और कुछ करना है। जैसे हमारे पड़ोसी है जो समझते हैं कि भूटान ऐसा एक देश है कि वहां लोग बहुत खुश है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि वो लोग भी ये सोचते होंगे कि अभी कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना खुश हूं, लेकिन और क्या करना है। तो उनका ये मंजिल हमेशा दूरी रहेगी, चलना चाहिए, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, चलते चलो, काम करते रहो, कभी भी रुको नहीं, ये होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो एक जुमला कहा जाता था कि रेलवे आईसीयू में है, आप उसको आईसीयू में से बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, एक क्यों कहता मैं इसको लिए भी आपको कहता हूं। हमारे राकेश मोहन जी एक देश के जाने माने, देश के नहीं पूरे विश्व के एक बहुत ही अच्छे अर्थतज्ञ भी है, जानते हैं। उन्होंने मुझे लगता है 15 साल के ज्यादा 20 साल पहले ही कहा होगा कि, और उनके साथ में बहुत सारी बाद में अलग अलग एक्सपर्ट लोगों ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। तो इस सभी लोगों का कहना था कि रेल बहुत ही कठिन समय में है, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरी है। तो ये बात सिर्फ मैंने कहा, लोगों का कहना था। तो जब मैं मंत्री बना तो मुझे इस बात का एहसास हो, क्योंकि वो तो पढ़ता था। आप पढ़ते हैं किसी बारे में कि एक मेरा मित्र है वो बीमार है, लेकिन उसकी क्या बीमारी है वो पता चलेगा जब वो खुद बीमार जो एहसास करे उसका पता आपको चलेगा। तो जब मैंने रेल मंत्रालय का कारोबार संभाल तो मैंने देखा वाकई सही है, क्योंकि हमारे जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो आज उस समय भी 90 के ऊपर था, 93% के आसपास था। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ नहीं थी, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे गिरे हुए थे, वो उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। हमारी प्राथमिक जो जरूरी है लोगों की सेवा देना, उस सेवा के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं था। हमारी एक्सपेंशन के लिए जो ये तो पेंडिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एक्सपेंशन करना है उसके लिए भी धन नहीं था। हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन करना है उसके लिए धन नहीं था। तो ये सभी चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी सही माने में रेल की स्थिति बहुत नाजुक थी। तो हमने उसकी शुरुआत की, हमने पूरी तरह से उसका एक रोड मैप बनाया, 5 साल का रोड मैप किया, 1 साल का बजट किया, दूसरे साल का बजट उसी दिशा में था जिस दिशा हमने 5 साल के लिए तय की थी। आगे आने वाले में 2030 तक रेल कैसे हो उसका एक सिर्फ विजन नहीं, विजन करना तो आसान होता है, हम फिजिकल प्लान बना रहे कि देखिए आज क्या होता है। आपने मुझे आके बताया, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि मेरे गांव तक रेल नहीं गई है। तो मैंने कहा आप इतने मत चलो एक लगा दो इनके गांव तक, गलत नहीं है, सबके गांव तक जानी चाहिए, लेकिन यदि उसका एक बड़ा प्लान रेडी नहीं होगा, आप इसको पिसमिली डील करेंगे तो जिस तरह से रेल की स्थिति है वो और खराब होगी। तो इसलिए हमने 2030 तक रेल का नेशनल प्लान क्या होना चाहिए, देश के इतिहास में फर्स्ट टाइम हम बना रहे। हमारे 7,600 किलोमीटर दूरी की जो हमारी समुद्र किनारा है उसको पोर्ट कनेक्टिविटी किस तरह से की जाए उसके बारे में सोच रहे, स्पीड किस तरह से बढ़ाई जाए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नए 3 हम अभी मैंने अनाउंस किया, ऐलान किया, उसको भी पूरा करेंगे। ये मैं मानता हूं ये सब पूरी तरह से होगा। तो आज मैं कह सकता हूं कि जो आपने पूछा आईसीयू का, तो उससे निकल आने की तो कोशिश हुई, लेकिन सफर बहुत दूर है, क्योंकि जिस दिशा में हमने रेल का कारोबार संभाला था उसको ध्यान में रखते हुए मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत काम करना बाकी है। काम करने की शुरुआत जरूर हुई है, सुधार हुआ है, लेकिन वो सुधार लोगों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए और भी बहुत काम करना है। लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई स्लीप। एक बड़ी चीज सर ये है कि सबसे ज्यादा कमाई का जो जरिया है रेल का, वो या तो माल भाड़ा है या फिर यात्रियों का किराया है, और ये दोनों फैसले ऐसे हैं जो आप एक बिजनेस मॉडल बनाने के लिए रेल को जरूरी है कि सोच समझ के ले, पर वो पॉलिटिकल दबाव में लेने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब तक ये पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त नहीं होगी चीज, तब तक आप रेलवे को एक बिजनेस एंटिटी की तरह, बिजनेस मॉडल की तरह, सक्सेसफुल मॉडल की तरह प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे? ये बहुत अहम पूछी बात आपने, मैं उसका थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता दूं। एक तो बिल्कुल सही है, आज हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे स्रोत है जहां से रेल को पैसा मिलता है। 2/3 पैसा आता है कार्गो से, फ्रेट से, 1/3 आता है हमारे जो यात्री पैसा देते हैं उनसे। विश्व में इससे अलावा भी लोगों ने कोशिश करके नॉन रेल रेवेन्यू मॉडल बनाया है, और इसलिए हमें अभी तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने हाल ही में
मेरे बजट में अनाउंस किया था और मैं जो भी बजट में कहता हूं उसको इंप्लीमेंट करता हूं। लास्ट टाइम जो कहा था उससे 139 बिंदुओं के ऊपर क्या काम किया उसकी जानकारी हमने सदन को दी थी, लोकसभा को दी थी। उसी तरह से ये सब भी हमने कहा था। तो अभी हमने हाल ही में एक नया नॉन रेल रेवेन्यू डायरेक्टरेट खोला है। वो ये कोशिश करेगा कि जिस तरह से जापान में 30% उनकी आमदनी आती है नॉन फेयर रेवेन्यू से, तो वो आएगी। एक बात ये हुई। दूसरी बात, फ्रेट हमने इतने बढ़ाते जा रहे थे कि जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है उस तरह से उसकी हाल थी। उसको खाते खाते भी शायद वो मुर्गी बचे, ये समस्या थी। इसके लिए हम लोग, हमारा शेयर भी जा रहा था। तो हमने फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास, शायद मालूम नहीं इतिहास में, लेकिन बहुत सालों से तो नहीं था, कि हमने फ्रेट को कम किया है। अभी बात बची हमारी ये बाकी के रेवेन्यू की, पैसेंजर्स की। हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर मॉडल बने, कि जैसे कहा कि राजनीति के चक्कर में ना आए। तो इसलिए हमने एक नॉन रेल की स्थिति को बढ़ाने के लिए उसका नाम दिया रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एक तय करेगी कि फ्रेट और फेयर क्या होना चाहिए। और साथ ही में आप बिल्कुल इतने अच्छी तरह से मुझे पूछ रहे, एक मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसमें यह भी होना चाहिए, आप यात्री है, आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है इसके लिए आपके ऊपर उसका बोझ आ रहा है। तो हम रेल की एफिशिएंसी को सुधारने के लिए भी हमने इस रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदारी ठहराएंगे, ताकि यह ना हो कि मेरा खर्चा बढ़ गया इसके लिए आप दीजिए, मेरा खर्चा भी कम से कम हो उसके लिए काम करें। जिसके से ये साल में हमने 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा कम करने का काम किया। तो मैं मानता हूं ये भी काम होने, तो आपको लगेगा कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है, तो आपने उसमें क्या किया, तो सुविधा बढ़े, साथ ही में लोगों को एहसास हो और रेल की स्थिति भी ठीक हो। रेल क्या है, रेल तो आम जनता की ही संपदा है। यदि वो रेल ठीक नहीं चलती तो आम आदमी को आने वाले दिनों में सफर का एक जो बहुत बड़ा माहौल है वो नहीं मिल पाएगा। और सर,